नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे अब्दुल मजीद वानी, फॉर्मर मिनिस्टर, तारुफ की मोहताज नहीं। वानी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़िया है, आपने कैंडिडेट उतार दिया है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन मुख्य मुद्दे जो है ऑलमोस्ट दूसरी जमात के साथ मिलते जुलते हैं। जब भी कोई सियासी जमात इलेक्शन लड़ती है, कुछ हटके आवाम के समक्ष रखती है, आवाम को देना चाहती है, लेकिन आपके मुद्दे ऑलमोस्ट बीजेपी की लाइन को टो कर रहे हैं। और अक्सर ये आरोप भी लगाते हैं विपक्षी जो आपके एंटी हैं, वो कहते हैं कि ये बीजेपी की ABC टीम है। ऐसे में आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, पब्लिक को क्या कन्विंस करेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे। देखिए, कभी ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की खूबी ही कि हर एक को आज़ादी है इलेक्शन लड़ने की। अब ये कौन क्या कहता है, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। मुद्दे क्या हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और मुद्दे हमारे जो हैं, हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ और शफाफ है, उनमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा रियासत जम्मू कश्मीर को वापस लाना, बेरोज़गारी को ख़त्म करना। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो 2.5 साल के अरसा में तामीर की, तरक्की की, और आपको ये भी मालूम है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस 2.25 साल के अरसे में आपका यहाँ पे यात्री नवाज बनाया था, और कश्मीर में हज हाउस बनाया था जी। और ये जो मुद्दे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस है। हम परफॉर्मेंस पर वोट मांग रहे हैं, हम किसी और मुद्दे पर नहीं मांग रहे हैं। अब ये कोई कहेगा कि हम B टीम है, C टीम है, A टीम है, तो वो कौन सी टीम है? जो भारत सरकार में अटल जी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में उनका हिस्सा होते हैं, उनके हिस्सा होते थे, तो वो आज भी नहीं है। 2014 में जो मिलकर के 2014 में जो मिलकर के दोस्ताना जी अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ हुकूमत बनाई, उनके आशीर्वाद से बनाई, तो वो टीम नहीं है जी। और ये चीजें कहना, इनके कहने में और करने में फर्क है। हमारे कहने और करने में कोई फर्क नहीं, कोई तजाद नहीं जी। तो इसलिए ये अपने जो इनकी गलतियां हैं, जो उन्होंने ब्लंडर किए हैं, जो इन्होंने गलत वादे किए हैं, जो इनने नौजवानों के साथ एहसाल किया है और नौजवानों को गुमराह किया है, नौजवानों के हाथों में बंदूकें आई हैं, वो इन्हीं की वजूहात के बिना पर आई हैं। वरना वानी साहब, उनका ये कहना है, इंडिया ब्लॉक कहिए, इंडिया अलायंस कहिए, कांग्रेस कहिए, NC कहिए, PDP कहिए, उनका ये कहना है कि लाल सिंह की जीत को रोकने के लिए GM सुरूरी को इस पार्टी ने उतारा है। यानी आज़ाद पार्टी ने GM सुरूरी को इसलिए उतारा है कि लाल सिंह जीत ना पाए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पहले 2 मरतबा जीतते हैं, उनकी जीत को सुनिश्चित किया जाए। वो कैसे, मुझे समझाइए कोई फार्मूला। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी 2000 किलोमीटर से बढ़कर है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें लखनपुर से स्टार्ट होते हैं और कहाँ मड़वा, दक्षिण मोड़वा जी। ये इतना इलाका है कि इंसान गिन भी नहीं सकता, चलने का तो बहुत बड़ा मुश्किल है। अब ये कह रहे हैं कि फिर हमें क्या ज़रूरत थी कि हम गुलाम मोहम्मद सुरूरी को खड़ा करते हैं। हम गुलाम सुरूरी को कहते हैं आप मत खड़े हो जाओ। हम ऐसे, अगर यही मसला है तो हम सीधा बोलेंगे जितेंद्र सिंह जी को वोट दे दो, तो हम क्यों खड़ा करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, तो क्योंकि ये चीजें हैं, ये बहानेबाजी। मैं नहीं कह रही मैंने आप पे ब्लेम नहीं किया, मैंने उन्हीं पे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के लोग आज जब देखते हैं, देखिए चौधरी लाल सिंह जी का उस इलाके के अंदर कितने लोग साथ हैं, कितने नहीं हैं, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, सरकार में वो रहे नहीं रहे।
बीजेपी सरकार में रहे नहीं रहे, सरकार का हिस्सा रहे, मिनिस्टर मिनिस्टर रहे नहीं रहे। जी बिल्कुल। जब मिनिस्टर भी रहे, हिस्सा भी रहे, आज क्या वजह है कि वो जाकर कांग्रेस के साथ मिले? और आज जो लोग हैं, आज लोग देखिए, कोई किसी को नहीं बोलता है, आज लोगों ने ये कहा है कि ये उस जो लड़की थी, छोटी लड़की, उसके केस में मुलविस था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। अब कितना सच है, आप रसाना वाले इशू का मामला, हाँ, अब में कितना सच है, कितना गलत है, कितना ठीक है, ये वो जाने वो जाने। तो इसका मतलब फिर क्या हम ब्लेम लगा रहे हैं उसको? जी। क्या हम इलेक्शन कैंपेन में इस चीज को उजागर करेंगे, उसको रोक कर? नहीं, हम तमीज तरीके तमद्दुन से जो भी इलेक्शन फ्रेम में है, हम उसका बात से काउंटर करेंगे। तो हम क्यों ऐसी बात करेंगे? हम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। जी। मुद्दे अगर कांग्रेस कह रही है कि गुलाम सुरूरी साहब को इसलिए उठाया गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इसको बेनिफिट मिले, जी, वो सवाल फिर क्यों हमने खड़ा करना था? जी। फिर तो सुरूरी साहब को हम कहते हैं आप बैठो, इतना हमने क्यों न रात देखने, न दिन देखना, न गाँव जाना, फिर इतने गांव क्यों हमने चल रहे, फिर इतने शहर क्यों चल रहे, फिर इतनी कंपेयर क्यों कर रही, फिर कल को नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल किए क्यों कर रहे थे? तो अगर हम बी टीम भी है, ए भी हैं, सी भी हैं, मोदी साहब भी हैं, अमित शाह जी हैं, तो फिर हमने क्यों आज उठाना था? जी। ये सोच जो है इनकी गलत सोच है, और इनकी सोच जो है वो ठीक नहीं है। भाई साहब, राजनीति में सच्चाई नहीं चलती है, झूठ फरे बड़ा लाजमी हो चुका है, ये आप भी मानते हैं। आप मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं। आपने कहा कि हम नहीं करेंगे कि 370 वापस लाएंगे या फिर 35 से वापस लाएंगे, लेकिन कुछ जमातें आज भी कह रही हैं कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। क्या वोटर को लुभाने के लिए अब ये जरूरी है कि आप एक मर्तबा फिर उनको 370 का सपना दिखाएं? गलत है, गलत है। कैसे 370 को आप वापस लाओगे? 370 को तो आपने खत्म किया था आज से पहले 60 साल, जब आपने बाहर की फर्म्स को एंटर किया था जम्मू के अंदर। सिंगर आई थी, कहां से आई थी? काम कर रही है क्या? मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एंट्री तो आपने डलवाई। बहुत सारी चीजें हैं जो आप मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। 370 तो तब का खत्म हुआ था। ये अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर इसको सुना, और फिर हमें कोई टिप्पणी इस पे नहीं करनी चाहिए। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डिसीजन है, उसके ऊपर हमने अमल करना है। अगर ये अलाप हम लेके चलेंगे और लोगों और पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी। पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप साहब के जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा 370 वापस आना नामुमकिन है, मुश्किल है। जी। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरा या तो आप इनको अक्सरियत मुकम्मल हो। अब असल सवाल यह है कि क्या ये लोगों को बरगला सकते हैं 370 के नाम पर? अब एक जो चिनाब वैली है, पीर पंचाल है, या कश्मीर के ऐसे हल्के हैं, वहां पर लोगों को बरगला सकते हैं कि हम 370 आपको वापस देंगे, आप हमें वोट दीजिए? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप कोई देखिए, वर्गलाने में तो अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने मुआजना और मुशाहिदा किया। ये उर्दू लफ्ज़ है। मुआजना ये किया कि हम लोगों ने कितनी एक तामीर की थी जब हम सरकार में थे, उसके बाद की तामीर कितनी होगा मुआवजा। जी, मुआवजा होगा ये कि कंपैरिजन, इंग्लिश में उसको कंपैरिजन, हिंदी में तुलना। हिंदी में तुलना। उसके बाद मुशाहिदा, उसको पढ़ना, उसको रीड करना, उसको रिसर्च करना कि क्या ये जो कह रहे हैं ये हमें झूठे बना रहे हैं। जी, ये हमें बेवकूफ समझते हैं। जी, इन्होंने हमेशा आपको ये चीज याद रखनी चाहिए,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर हिंदुस्तान कहीं बसता है तो वो गांव देहातों में बसता है जी। और गांव देहात के लोगों ने आज भी जमहूरियत को जिंदा रखा है। और इस जमहूरियत को जिंदा रखने वाले, इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करने वाले आज के वही गरीब लोग जो हमारे दूर दराज इलाकों में, मड़वा में, दशन में, मोड़वन में, मरमत में, गोधरा में, भलेस में, भरत में, आपके भागवा में, किसी भी काश्तीगढ़ में, मरमत के इलाकों में बसते हैं। इसमें पुगल परिस्तान है, इसमें रामबन है, इसमें बानार के ऊपर वाले इलाके हैं, जहाँ के लोगों को समझ है कि अब 370 धोखा है, 35 धोखा है, अब डेवलपमेंट है। जवान जो बेरोजगार नौजवान बैठा है उसके हित में कौन काम करेगा? उसके हित में काम करने वाला एक ही शख्स है, वो गुलाम नबी आज़ाद है। मैं सब आप पेनिट्रेट करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ऐसे हलकों में जाते हैं जिनको लेकर के ये बरगलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के युवाओं का क्या कहना है, वहाँ के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे व्यापारी तबके का क्या कहना है जो बदलाव अब आया है 5 अगस्त 2019 के बाद से? वो वही देखिए, वो भी वही कंपैरिजन करते हैं कि 2.5 साल की जो मौका गुलाम नबी आज़ाद साहब को वैसे चीफ मिनिस्टर मिला था, उसने क्या किया जी। उसने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए। वजीर कमीशन ने 2 रिकमेंड किए थे, उनने 8 दिए। तो 8 डिस्ट्रिक्ट देना रियासत जम्मू कश्मीर में आसान नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब के तारीखी फैसले करना, जिसका जिंदा मिसाल है, आप जानते हो, आपको एक एक चीज़ का पता है, एक एक चीज़ मालूम है। विनोद जी, आप ये नहीं है कि आप जर्नलिस्ट बने हैं कुर्सी के ऊपर, आप चल के जर्नलिस्ट बने हैं, देख के जर्नलिस्ट बने हैं। और जिस लीडरशिप ने जो कार्य किया है वो आप जानते हैं। आज मुझे कहेगा कोई कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करूं, मैं क्यों नहीं करूं? क्या बात? मैं गृह मंत्री की तारीफ क्यों नहीं करूं? मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं समझता हूं गृह मंत्री ने या हमारे प्रधानमंत्री ने, अगर आपने हमारे देश का ऊंचा सर किया है तो मुझको तारीफ करनी है। अगर जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई में 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में बदलाव आया है? वहां अमन हुआ है, अलगाववाद खत्म हुआ है, पत्थरबाजी में नियंत्रण हुआ है और आतंकवाद भी थोड़ा कम हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पत्थर कोई नहीं चला, हालात खराब नहीं हुए, कश्मीर बंद नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ काम तो कार्य हुआ है, कोई अचीवमेंट तो हुई है। देखिए, आप बताइए, मेरे वालिद का किडनैपिंग का केस इसी सरकार में निकला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। 35 साल के बाद, 34 साल के बाद मेरे वालिद के किडनैपिंग का केस निकला। इसका मतलब कहीं ना मैकेनिज्म है, कहीं डर है, कहीं हुकूमत है, कहीं जुडिशरी है। वालिद साहब का केस क्या था? उनको, मेरे वालिद को जब मिलिटेंसी थी, उनको किडनैप किया गया था और 1 महीने तक उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से फिर पिछली सरकारों ने क्यों ओपन नहीं किया? क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पहले कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे। मैं कहता हूं कि उन सरकारों के अंदर जी चालान तक पेश नहीं हुए, अरेस्ट तक लोग नहीं हुए, और जो FIR लॉन्च हुई थी उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। हम सरकार को रोज कहते हैं हम भी सरकार में थे, भाई ये चीजें करो जी, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां थी ये वो सब कह सकते हैं, उनके बदले में जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मैं आज की डेट में मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ और गृह मंत्री का शुक्रगुजार हूँ, जिनके आने से, जिनकी हिकमत अमली से रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर कहीं किसी जगह पे भी कोई चीज़ आती है तो वो एक अचीवमेंट है जी, तो उसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए, हम क्यों नहीं दें? अब मुझे खुश हो जाएगी बाकी पार्टियां, सारे लोग, जब मैं प्रधानमंत्री जी को गालियां दूंगा, मुझे तब सब लोग खुश हो जाएंगे। मेरे घर में
माला लेके जब मैं गृह मंत्री को गालियां दूंगा, वो क्यों करूंगा, वो क्यों निकालूंगा? वो लेकिन इकरार वानी साहब आपको खुश करना नहीं पड़ता है, वोट के लिए आपको खुश नहीं करना पड़ेगा। अगर आप तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तो आपसे नाराज होते होंगे। क्यों नाराज होंगे? मतलब अगर मैं गलत कहता हूं, नहीं गलत नहीं आप कहते, अगर मैं लोगों को गलत कह रहा हूं कि गृह मंत्री ने ऐसे किया, उसने नहीं किया होगा, तो मैं गलत कह रहा हूं। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने एक काम किया तो हम कहेंगे इसने वो काम किया, वो किया नहीं होगा जी, तो लोगों के सामने तो मैं तो कुदरती बात है, मैं तो वहां बात करने के काबिल होगा। लेकिन मुझे ये नहीं, मेरी पार्टी नहीं है बीजेपी, मेरी पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री देश के, गृह मंत्री देश के, वो देश प्रधानमंत्री देश के हैं, गृह मंत्री देश के हैं जी, वे मेरे भी हैं और उनके भी हैं जिनकी पार्टी है। वानी साहब ये जो यासीन मलिक गुट्टा कराटे के खिलाफ किया गया, आप इसको उचित मानते हैं कि पहले होना चाहिए था, लेट हुआ है? देखिए ये तो पहले से ही होना चाहिए। देखो जो भी कोई गलती करेगा, जिस वक्त किडनैपिंग केस हुआ मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की, रबिया सईद का जी, तो वो था किडनैपिंग। अब झूठ था क्या? एयरफोर्स के लोग मारे गए तो वो सच था ना, गलत थोड़ी था जी। अब हम ये कहेंगे कि जिन लोगों ने मिलिटेंसी में काम किया है, मिलिटेंसी चलाई है, मिलिटेंसी के करता धरता रहे हैं, अगर आज उनके खिलाफ केसेस हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो वो कानून कर रहा है, वो कोई गृह मंत्री नहीं कर रहा है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है। इस मुल्क के कानून के हिसाब से जो चीजें हो रही हैं वो तो होनी है, उसमें क्या है? उसमें मैं भी कानून से पहले की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाई? उनमें क्या असल में मैं आपको बताऊं, अपील करना चाहते थे? नहीं, उनकी क्या मजबूरी थी ये मैं बोल नहीं सकूंगा, आप उनका हिस्सा रहे हुए हैं क्यों ना मैं कहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्रधानमंत्री की क्लियर पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस का जो फंडा इनका है, गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का, उससे क्लियर कट है भाई ये चीज़ है तो है। अगर हिंदुस्तान को कोई गाली दे रहा है फिर आके यहाँ जिंदाबाद कह रहा है तो उससे मसला हल तो नहीं होगा ना जी। अगर किसी ने गाली दी तो उसको पूछना तो है ये तूने गाली क्यों दी। यहाँ अगर हमारे मुल्क के खिलाफ कोई कुछ इन्वॉल्वमेंट है तेरी, एक्टिविटीज तेरी है, तो यार उतना पूछना तो फर्ज बनता है हमारी सरकारों में जी। लेकिन वो हमारे आज की सरकार की पॉलिसी क्लियर है। अब पुरानी सरकारों में पॉलिसियां क्लियर थी लेकिन लोग नीचे से क्लियर नहीं थे जी। अगर लोग क्लियर थे तो ऊपर से लोग क्लियर नहीं थे। तो ये एक जब हेड मुल्क का सबसे बड़ा जो कमांड करे मुल्क को, अगर वो सख्त होगा सारी चीज़ें सख्त होगी। जी वानी साहब, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। कभी ईवीएम का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा लेके आ जाते हैं। ईवीएम कहते हैं कि सेट की हुई है। देखिए इलेक्शन कमीशन को किसी जगह पे भी अगर कोई डाउटफुल है और उसको लगता है ये चीज़ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई चोरी होगी, चकारी होगी, कोड होगा, वो किसी ने लिया होगा, लेकिन एप्रीहेंशन अगर कुछ लोगों में है तो उसके लिए क्लियर करना चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है जी। अगर वो नहीं करेंगे तो ये डाउट बना रहेगा और ये अनसर्टेनिटी सारे हमारे निज़ाम में आएगी। तो इसलिए उन लोगों को इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। देखिए जो प्रधानमंत्री मेहनत करेगा, अगर प्रधानमंत्री की जो सीटें लेनी है वो आप ईवीएम को ले लो या उसके बगैर लो, वो नहीं ले रही है जी।
क्योंकि उसके अपने काम करने का एक तरीका है। बिल्कुल। अगर दूसरे किसी पार्टी को लेनी है, जितनी लेनी उतनी लेनी, उससे ज्यादा लेगा नहीं, उससे काम होंगे नहीं, तो ईवीएम पे चलिए वाणी साहब, आप हमें बता दीजिए आपकी पार्टी का जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या मुतालबात हैं, क्या रोड मैप रहेगा, किसके आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि अमित शाह ने कहा है 30 सितंबर से पहले पहले विधानसभा के भी चुनाव होंगे, कुछ तो रोड मैप आपने तैयार किया होगा। हमारा क्लियर पॉलिसी जो हमारे लीडर की है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की, एक तो हमने कहा है कि स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए इमीडिएट, और उसके बाद हमारा एजेंडा और हमारा रोड मैप जो है कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको एक्सप्लोर किया, उनको एक्सप्लोर करना, जी। क्योंकि वहाँ से एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा साधन जो है आपको, वो टूरिज्म के थ्रू या एग्रीकल्चर के थ्रू आप लोगों को नौकरियाँ दे सकते हो और साधन दे सकते हो। हमारा ये है कि हमारा यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई फख्र से इस ज़मीन पे रहे, कोई बाहर का आके इस ज़मीन के साथ छू न सके। यानी आप चाहते हैं कि लैंड प्रोटेक्ट हो और जॉब प्रोटेक्ट हो जी। क्योंकि आज आपने ठेकेदारी, हाँ, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, वो माफिया, उसको बंद किया जाए, वो तो हमारा एजेंडा है। जब आप सरकार में आते ही लीकर माफिया, सैंड माफिया, सबको ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी का एजेंडा है और गुलाम नबी आज़ाद साहब का एजेंडा है। जो भी माफिया बाहर से आया है, लिकर माफिया हो, सैंड माफिया हो, उनकी जड़ों तक जाकर बहन तो कर रहे हैं, बल्कि उनकी वो हालात, वो तबाही कर रही है कि ये किन लोगों ने लाए, कहाँ से लाए, ये कैसे पैसे लाए, पैसे कैसे कमाए, और ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की यहाँ की वो गोल वो बट्टे जो थे वो तक यहाँ से चुरा के ले गए। तो ये हम तो कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं, इन माफिया को हिसाब देना पड़े। आज आप लगाइए यहाँ के लोकल आपके जो वो ब्रिक किलन वाले हैं, दर बदर है, आपके यहाँ सैंड वाले हैं, दर बदर है, आपके यहाँ का। आप बताइए विनोद जी, आपको पता है, मालूम है कि हमारे यहाँ होलसेल की बहुत बड़ा बाजार होता था, जो यहाँ ट्रांसपोर्ट यार्ड में होता है, नीचे होता था वहाँ एशिया की बैक साइड में, वेयर हाउस में जी। कहाँ है वो जी? तमाम मड़वा, तमाम दक्षिण, तमाम बोलबल, तमाम छात्रू, तमाम किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बानिहाल, वो सारा इसी से कैटर होता था, यही से कैटर होता जी था। जी कहाँ है वो? जी। किन लोगों ने इसको तबाही की, किन लोगों ने हमारे लोगों को बेकार कर दिया? जो लोग, जो हमारे व्यापारी, गौतम मंडी के व्यापारी थे, हमारे यहाँ जम्मू के व्यापारी थे, जो उधार लोगों को देते थे, चलाते थे और इस बिजनेस को लोगों को एस्टेब्लिश करके देते थे गांव हर कूचे में। कहाँ है वो लोग? जो लाला गौतम मंडी का वेयर हाउस में होलसेल का बहुत बड़ा अदारा था, उसका वहां आउटलेट था, कहाँ है वो? किधर गया वो? किसने गायब किया उसको? उसके बिजनेस को किसने खाया? वाणी साहब, आपने आतंकवाद को बड़े करीब से देखा है और अब ये कहा जा रहा है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाएगा। अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने हमारे चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है आफ्स्पा को हटाया जाएगा फेस पैनल। देखिए, मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री के पास सारी चीज़ें हैं, सारी ब्रीफिंग होती है, सारी एजेंसीज का, उनको मालूम होगा बेहतर, मुझसे बेहतर होगा, क्योंकि वो गृह मंत्री है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री को ये सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री को यहाँ की एक स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर में कमांडोज फोर्स बनानी चाहिए। और जब ये एक बार बने और ये एस्टैब्लिश करें, तो आप लिख के लीजिए, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इनको। एक तो जवान,
एक पढ़े लिखे लोग और एक वेल डिसिप्लिन फोर्स बने, और उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी एक कमांडो फोर्स होगी जो हर एक चीज को प्रोटेक्ट करेगी। और भाई साहब बीडीसी और बीडीजी बनी थी, आपने उसका सपोर्ट नहीं किया, हालांकि आप हमने किया, उस एरिया में बहुत काम किया है। हमने किया जी, बीडीसी हमने दी जी, सैंक्शन हमने की। हमने उस वक्त ये किया कि बीडीसी को पैसे नहीं मिलते थे, हमने एसपीओ को खड़ा किया उस बीडीसी में कि उसकी सैलरी को हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको दें। लेकिन उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त 2014 में हमने केसेस रिकमेंड किए कि इनको बढ़ाओ। उसके बाद में हमने किया कि एक तो इनकी सैलरी दे दो, चूंकि इसमें हमें जाती तजुर्बा था। जहां जहां हमने बीडीसी दी उनको अपने गांव को और गांव के साथ में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दी थी जी। लेकिन उन लोगों ने बेचारों ने वो न मजदूरी के रह गए न घर के रह गए। अगर वो मजदूरी पे जाते तो बंदूक लेके जाना था। अच्छा, बंदूक अगर खड़ी रखते रोड साइड और मजदूरी करते तब तो कोई आके बंदूक ले जाता तो उसका तबाही वहां भी होनी थी जी। इसलिए न उसको पैसा मिला, न उसको नौकरी मिली, न उसको साधन मिला, कोई भी चीज उसको नहीं मिली जिससे वो अपना सर्वाइवल करता, अपने बच्चों की तालीम हासिल करता। वो आज भी बेकार है। आज मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये तमाम बीडीसी जितनी भी हैं ये सैंक्शन हो गए, इनको रिकॉग्नाइज करके इनको वानी साहब आपकी पार्टी का क्या रुख और है? एसपीओज को जी, एसपीओज को जी, जिन एसपीओज ने कुर्बानी दी है मिलिटेंसी के अंदर, उन एसपीओज को वो सारी चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक रेगुलर फोर्स को मिलती है, और सैलरी रही उनकी बढ़ाकर उनको सैलरी भी मिलनी चाहिए। वानी साहब, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कानून लोगों के हित के लिए हो, तमाम मुल्क के लोगों के हित के लिए, मुल्क चंद लोगों का मुल्क नहीं, ये मुल्क जो है ये बहुत सारे लोगों का मुल्क है और इसमें बहुत सारी किस्म के लोग बसते हैं जी, और बहुत किस्म की शर्ताएं हैं लोगों की। इसमें जब भी आप इनको, अब ये क्या फैसला लिया इसमें मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है जी। ये हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब पे छोड़ा है, वो जो फैसला लेंगे वही फैसला हम लागू करेंगे अपनी पार्टी के अंदर भी और अपने लोगों के अंदर भी। तो इसलिए उनको उनके पास ये सारा कुछ आया है। हमारा एक तरीकाकार है कि चेयरमैन हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब है जी। जो फैसला करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करती है। वानी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में फिरका प्रस्ती बढ़ी है या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म? क्योंकि विपक्ष ये कहता है, इंडिया अलायंस कहता है कि फिरका प्रस्ती बढ़ी है। नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। फिरका परस्ती नहीं, बल्कि किसी जगह पे ये मामूली इंसिडेंट होने से फिरका परस्ती नहीं होती है। फिरका परस्ती के लिए हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इनडिसिप्लिन हैं। कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और एक सब इंस्पेक्टर वायरल हुआ, एक सब इंस्पेक्टर वायरल हुआ था, वो सजदे में है, नमाज पढ़ रहा है जी, और उसको पीछे से ऐसे ठुक लोगों को मारता है। ऐसे तो चालन अगर यही मंदिर के पास कोई पूजा कर रहा है, कोई आदमी आके उसको ठुट मारेगा तो ये एक मैसेज गलत जाएगा और एक क्रिमिनलाइज सिचुएशन की तरफ चले जाएगा जी। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो सिचुएशन को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। हाँ। अदरवाइज हिंदुस्तान मुल्क ना कभी बना है ना बनेगा जी। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई यहाँ का एहसानमंद है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं जी, हम किसी और मुल्क के अंदर नहीं है। ये मुल्क
हमारे लिए बहुत बड़ा जान से अजीज मुल्क है जी। बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें कोई कम्युनल थ्रेट्स नहीं है। यहाँ इज़्ज़त से सिख रहता है, यहाँ इज़्ज़त से मुस्लिम रहता है, यहाँ इज़्ज़त से हिंदू रहता है, यहाँ इज़्ज़त से ईसाई रहता है। अब अगर चंद लोग, चंद सिरफिरे, चंद पागल लोग ऐसे हालात पैदा करने की जी, कोशिश करते करेंगे, हैं। उससे हमारे मुल्क में कोई फर्क नहीं पड़ता। वानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़े लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।